अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी एनालाइजर। मेरा नाम एच शामुल हक, मेरा रोल नंबर 17। मेरे टीममेट शरियार हुसैन रोल नंबर 51, हाफिज मोहम्मद अख्तर रोल नंबर 26। इस टॉपिक को कवर करने के बाद हमें मालूम होगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो रिस्क आते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिक्योरिटी एनालाइजर टूल जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको कंपेयर करना, उनके मेथड को आइडेंटिफाई करना और उनके फैक्टर्स को समराइज करना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोसेस तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जो कि न सिर्फ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है बल्कि स्पेसिफिक थ्रेट्स को मॉनिटर भी करता है। सिक्योरिटी मेजरमेंट इम्प्लीमेंटेशन, ये ऐसे रोल या ऐसे एक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कि रिस्क को रिड्यूस करते हैं। मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। सिक्योरिटी एनालाइजर एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी ह्यूमन के एक्शन या कुदरती डिजास्टर की वजह से किसी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में जो थ्रेट आता है उससे एनालाइज और तयन करता है। रिस्क एनालिसिस टूल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड में। तो क्वांटिटेटिव मेथड मैथमेटिकल अप्रोच और स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करते हैं जो कि रिस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल क्वांटिटेटिव मेथड्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बहुत बड़े बिजनेस के लिए। इसकी एडवांटेजेस में यह है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट इमेज, जो रिस्क है उसकी बिल्कुल एक्यूरेट इमेज देता है। ये जब कोई अचानक इंसिडेंट अकर होता है तो ये उसके नताइज को तयन करने की इजाज़त भी देता है। ये हमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल को रिप्रेजेंट करता है। इसके डिसएडवांटेजेस में यह है कि ये किसी बहुत बड़ी बिजनेस या किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेबल नहीं है। इसका जो इन्वायरमेंट है वो मैथमेटिकल मॉडल्स के लिए की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड जो है ये डिपेंड करता है कि जो मेजर्स के जो स्केल हैं उनकी एक्यूरेसी और उनके स्कोप पर। ये प्रिसाइज तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है। इसके जो टूल्स हैं वो ISRAM है, कोरा है, IS है, रिस्क वॉच है और एवरेस्ट। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड क्वालिटेटिव मेथड एडजेक्टिव्स की मदद से परफॉर्म होता है, ना कि मैथमेटिकल मॉडल से। करंटली ज़्यादातर डेवलपर और रिसर्चर क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और स्टेबल होता है क्वांटिटेटिव मेथड से। लेकिन ये भी कंप्लीट आउटपुट इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसका एडवांटेज ये है कि ये एक तो सस्ता है और आसान है। ये रिस्क को यूटिलाइज करता है। ये ये बड़े रिस्क को शॉर्ट टाइम में तयन करता है। ये एडजेक्टिव्स को यूज करता है ना कि मैथमेटिकल मॉडल्स को। ये किसी कॉम्प्लिकेटेड रिस्क एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि कई बार ये अनस्टेबल रिजल्ट दे देता है। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द आइडियाज ऑफ दोज हु अंडरटेक रिस्क एनालिसिस। ये प्रोबेबिलिटी और रिजल्ट्स को तयन करने की इजाज़त नहीं देता कि वो न्यूमेरिकल मेजर्स यूज़ कर सकें। कई मरतबा कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। इसके जो टूल्स हैं वो ऑक्टावेव, कोरेस, क्रैम, ट्रैक और एक्सेट्रा। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों मेथड्स को कंबाइन कर दें तो हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकते हैं
as compared to only one of these methods. To Assalamu alaikum. My name is Shahryar Hussain, roll number 51. मेरा टॉपिक है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी एनालाइज़र, कि हमने कंपेयर करना है सिक्योरिटी एनालाइजर्स को। सबसे पहले कंपैरेटिव एनालिसिस होता क्या है? कंपैरेटिव एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग आइटम्स टू वन अनदर एंड distinguishing their similarities and differences. When a business wants to analyze an idea, problem, theory, or a question, conducting a comparative analysis allow it to better understand the issue and forms strategies in the response. कंपैरेटिव एनालिसिस होता है किसी दो आइटम्स को लेके उनकी खसूसियात और उनकी खसूसियात की बिना पर उनमें जो सिमिलरिटीज़ हैं, उनके जो डिफरेंस है, उसको डिफरेंशिएट करना। तो हमारे पास है जी एंड्रॉयड एंड iOS। इसकी सिक्योरिटी को हमने कंपेयर करना है, सिक्योरिटी कंपैरिजन बिटवीन द एंड्रॉयड एंड iOS। एंड्रॉयड डिवाइसेस जो होती हैं वो बेसिकली मोर रिस्क होता है उसके अंदर मॉलवेयर और जो वायरसेस होते हैं ना वो इंस्टॉल होने के, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी ऐप्स जो होते हैं वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले प्रोटेक्ट की तरफ से अलाउ भी नहीं है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल भी नहीं है, आप उसमें वो भी डाउनलोड कर लें। तो इसमें ज़्यादा ख़तरा होता है कि आपके मोबाइल में वायरस आ जाए, सिक्योरिटी इशू आ जाए, कोई भी इजीली आपके मोबाइल में एंटर कर सकता है। अब तक फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन जो सॉल्व हुआ था 2008 में, आजकल लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का नॉगट है 7.1.1। लेटेस्ट वर्जन फ़ोन्स में जो है S22 अल्ट्रा आई थिंक वो यूज़ हो रहा है। अब एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर, इसके अंदर बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं जो काम करती हैं, 4 लेयर्स होती हैं जो काम करती हैं। सबसे पहले एप्लीकेशंस होती हैं मेन ऊपर, जो होम कंट्रोल वगैरह, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज़ एंड लिनक्स कर्नल्स। उसके बाद हमारे पास आता है iOS बेसिकली मोर सिक्योर होता है कि, लेकिन मोर सिक्योर होता है क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप्स जो होते हैं उसको अलाउ नहीं कर सकता, उसमें मोबाइल में डाउनलोड ही नहीं कर सकते, जैसे जी व्हाट्सअप हो गया या डिफरेंट ऐसे अथॉरिटी ऐप्स होते हैं, अनऑथराइज ऐप होते हैं जो प्ले प्रोटेक्ट की तरफ से अप्रूव नहीं होते, वो आप इसमें डाउनलोड नहीं कर सकते। iOS आपको अलाउ ही नहीं करता, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है साइबर क्रिमिनल्स के लिए कि वो आपको iOS को एक्सेस कर ही नहीं सकते। इसके आर्किटेक्चर्स में भी 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें कोर OS, कोर सर्विसेज, कोर मीडिया एंड कोकाई टच। उसके बाद बेसिक कंपैरिजन बिटवीन द एंड्रॉयड एंड iOS। सबसे पहले आता है इसमें एप्लीकेशंस आप दोनों मोबाइल्स में डाउनलोड्स दोनों एंड्रॉयड और iOS दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कोई वो मतलब थर्ड पार्टी ऐप नहीं हो सकता। दोनों में इजीली एप्लीकेशन डाउनलोड। सैंडबॉक्स होता है, सैंडबॉक्स जो है एंड्रॉयड में आपको अलहदा इसका अपना एक सैंडबॉक्स होता है जो आपको एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है, लेकिन जो हर ऐप के लिए डिफरेंट सैंडबॉक्स होता है। लेकिन iOS के अंदर ऐसा नहीं होता। iOS जो है ना उसमें ऑल ऐप्स शेयर द सेम सैंडबॉक्स, जितने भी ऐप्स हैं उसमें सेम सैंडबॉक्स होता है। डाटा स्टोरेज फार्मेट, अब डाटा स्टोरेज फार्मेट में जो एंड्रॉयड है इनके पास इन्होंने हमें एक्सटर्नल स्टोरेज दिया होता है। एक्सटर्नल स्टोरेज बेसिकली यही होता है, आपने कोई भी कार्ड लगा दिया या दूसरी चीज़ लगा दी, कार्ड के अंदर अब डिफरेंट वायरसेस आ सकते हैं, तो इस पर सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है आपकी। लेकिन जो है iOS हमें अलाउ नहीं करता बेसिकली कि आप कोई एक्सटर्नल सोर्स इसके अंदर यूज़ करें या एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड वगैरह वगैरह इसके अंदर यूज़ करें। जो इसने बिल्ड इन दी हुई है 64, 128, 256 GBs, आप उसी के बस यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी रैंडमाइजेशन फुली अप्लाइड नॉगट एंड स्टैंडर्ड सिंस जेली बीन्स नो कोड साइनिंग टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड हमें प्रोवाइड नहीं करता, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है जेली बीन्स। अब इसके अंदर सिंगिंग पर वो नहीं होती,
टेक्नोलॉजी। लेकिन जो है ना आईफोन 9.0 मतलब iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 9.0 एंड 10.0 रिलीज़ जब हुआ था तो इसके साथ साइनिंग टेक्नोलॉजी दी गई थी हमें। इंक्रिप्शन जो है एंड्रॉयड के अंदर 5.0 एंड अबव सपोर्ट जो है ना उसके अंदर फुल इंक्रिप्शन होती है। लेकिन जो उसके बाद लेटेस्ट वर्जन है ना वो बेस सही इसी पे करते हैं कि उसके अंदर इंक्रिप्शन दी जाए, सपोर्ट फाइल इंक्रिप्शन दी जाती है। iOS के अंदर हार्डवेयर एंड फर्मवेयर इंक्रिप्शन एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES यूज़ होती है जो कि 2 से 56 बाइट क्रिप्टो इंजन्स हमें प्रोवाइड करती है। बिल्ट इन एंटीवायरस। अब जो एंड्रॉयड होता है एंटीवायरस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द एंड्रॉयड मार्केट। एंटीवायरस से मतलब कोई भी किसी किस्म का आप ऐप डाउनलोड कर लें या उससे रिलेटेड जो भी एंटीवायरस है कि आप कोई चीज़ ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि इसके अंदर इतना वायरस है या इसके अंदर इतनी मालवेयर्स मतलब कॉपीज़ हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जो आपको आपके डाटा को आपके मोबाइल को हार्म कर सकती है। लेकिन iOS हमें ऐसा कोई एंटीवायरस नहीं प्रोवाइड करता। जैसे कि इसके अंदर हम थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर ही नहीं सकते, तो ऐप स्टोर पे ऑलरेडी मतलब सारा चेक लगा होता है। वो सारा चेक करके उसके बाद ऐप्स आप अपने मोबाइल में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, तो एंटीवायरस की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती। ऐप स्टोर ही ये सारी ड्यूटी परफॉर्म करता है। उसके बाद है ऐप परमिशन। ऐप परमिशंस के अंदर आप प्ले स्टोर से या एंड्रॉयड के अंदर डाउनलोड करते हैं कोई भी ऐप, तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि आप इसको अलाउ करना चाहते हैं। इसमें आप किस आपको कैमरा एक्सेस होगा, आपकी ऑडियो एक्सेस होगी, आपका जो मीडिया या गैलरी है वो एक्सेस होगी। आप उसको आया कि आप उसको अलाउ करते हैं या नहीं करते। ये ऐप की परमिशंस आपसे एंड्रॉयड में मांगी जाती है ताकि आपकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके और कम से कम एंड्रॉयड अनऑथराइज ऐप आपके अंदर डाउनलोड किए जा सकें, ठीक है। और उसके बाद iOS में इम्प्रूव्ड परमिशन होती है सिस्टम वेयर यू कैन एक्चुअली पिक अप एंड चूज़ विच डाटा एंड ऐप कैन गेट एक्सेस टू डू वन कैन मॉडिफाई द परमिशन ऑन इट्स ओन। कि अब आपको एक ऐप हमने डाउनलोड किया, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको जो परमिशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जो नहीं देनी जो मतलब कि आप चाहते हैं कि आपके मीडिया है जो आपकी गैलरी जो है वो एक्सेस ना करे वो ऐप, तो आप उसको डिनाई करके इजीली आप अपने ऐप को या फिर अपने मोबाइल को अपने इंपॉर्टेंट डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। आगे इंटरफेस नेविगेशन सिस्टम एंड्रॉयड के अंदर इज़ बेटर एंड गिव एक्सेस टू इट्स यूज़र टू चेंज ऑफ देयर ओन चॉइस। इंटरफेस जो नेविगेशन है आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। एंड्रॉयड के अंदर आप कोई भी वीपीएन डाउनलोड कर लें, कोई भी वीपीएन वगैरह डाउनलोड कर लें, मतलब आप अपनी लोकेशन अमेरिका की या डिफरेंट किस्म की यूज़ कर सकते हैं। मतलब मोस्टली हम ये यूज़ क्यों करते हैं, कोई ऐप हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैन है या कुछ भी है, तो आप इजीली वीपीएन डाउनलोड करके अपनी नेविगेशन या जो लोकेशन होती है उसको चेंज करके जहाँ पे वो अलाउ है उसके मुताबिक आप अपनी ज़रूरत का वहाँ से डाटा निकाल सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर जो है ना ये सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप जब थर्ड पार्टी ऐप्स या वीपीएन वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकते। वीपीएन जो होता है एंड्रॉयड की तरफ से इन्होंने अपना दिया होता है, तो नेविगेशन मतलब ईजी नहीं है iOS के अंदर कि आप चेंज कर सकें। सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट। अब एंड्रॉयड के अंदर जो वर्जन है 4.4, तो आप इसके मुताबिक आप इससे जो मतलब इट डज़ नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी अपडेट टू लोअर वर्जन्स। इससे नीचे जो वर्जन है इसके ऊपर सिक्योरिटी अपडेट आप मोबाइल पे कोई भी अपडेट आती है, मतलब मोबाइल में कोई भी सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है या कोई ऐप आपका सही तरह वर्क नहीं कर रहा तो अपडेट आती है, तो इससे लोअर जो वर्जन होगा ना उसमें वो ऐप अपडेट डाउनलोड नहीं होगी। आपको उसके लिए ये जो एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है ये वाला बड़ा चाहिए होगा। iOS के अंदर जो होता है वो टाइम बाय टाइम आपके पास हर मोबाइल के अंदर अपडेट आती है। आया कि आपके पास उस अपडेट के मुताबिक बिल्ट इन मेमोरी है जिससे आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी मोबाइल पे। कंक्लूजन आगे कस्टमाइजेशन। इट ऑफर्स मोर फ्रीडम आइटम्स टू कस्टमाइज द इंटरफेस अकॉर्डिंग टू यू।
आप अपने मुताबिक इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड के स्टाइल, फ़ॉन्ट्स, उसके जो जितना भी होता है आप उसके अंदर पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। आजकल तो आम हो गई है ये चीज़ें कि हम लोग इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ऐप्स अपने जितने अच्छे दिखाने के लिए लोग के अच्छे लगें, आप उसको कस्टमाइज़ करके जैसे मर्ज़ी डिफरेंट डिस्प्लेस दी होती है जिसमें थीम होती है उसके अंदर, बेसिकली वो भी आसानी से चेंज हो जाती है एंड्रॉयड के अंदर। लेकिन जो iOS है वो इसको इसकी सरफे इसकी जो है डज़न्ट अलाउ द आइकन्स वगैरह, इसकी ये अलाउ नहीं करता कि आपका जो ओरिजिनली है, जैसे कि एक सैंडबॉक्स है तो वो वही रहेगा, इसके ऐप्स जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, आप इसके अंदर कोई किसी किस्म की कस्टमाइजेशन से नहीं कर सकते। सिक्योरिटी, अब एंड्रॉयड के अंदर डिफरेंट चांसेस है कि वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर नहीं सकते, आपके मोबाइल में आ सकते हैं, कोई भी मॉलवेयर्स आ सकता है, किसी भी कोई भी इसमें वायरस कंटेनिंग होता है। अब उसके सिक्योरिटी रिस्क पे होती है एंड्रॉयड की कि किसी तरह भी आप गलती से भी आपने कोई लिंक ओपन कर दिया या फिर कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया जो कि इफ़ेक्टेड था, तो वो आपके डाटा को भी एक्सेस ईज़िली कर सकता है और आपके मोबाइल को आसानी से हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन iOS के अंदर रेयर चांसेस होते हैं कि वो मॉलवेयर जो डिफरेंट वायरसेस होती हैं, ट्रोजन वायरस है, वो आपके मोबाइल में ओपन ही नहीं होते, क्योंकि आपने अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ऐप स्टोर ऑलरेडी हमें बेहतरीन किस्म की क्वालिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी किसी किस्म का मालवेयर या वायरस आपके मोबाइल में एंटर ना हो सके। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, और iOS के अंदर भी हो जाता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज़ आगे एंड्रॉयड के अंदर आती है, फ्रेगमेंटेशन इज़ मोर बिकॉज बीइंग ओपन सोर्स होता है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है इजीली, कोई भी वायर आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप्स वगैरह इजीली एक्सेसिबल होता है। एंड्रॉयड के अंदर इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन आज जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर एंड्रॉयड वालों की जितनी भी कोशिश है उसके अंदर यही है कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो जाए। लेकिन अब जो है वो जो लोअर मॉडल्स हैं एंड्रॉयड के, उसके अंदर ये ओपन सोर्स ज़्यादातर है, लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल है उसके अंदर बहुत कम पाया जाता है। अब iOS के अंदर जो है फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ये क्लोज सोर्स है, इसको एक्सेस करना इतना ईजी नहीं है, ज़ाहिर है पहले सारा चेक हो के iOS से आपके पास सिस्टम से ऐप्स जो हैं हार्मशुदा वो तो आप अलाउ करता ही नहीं है आपके अंदर, मोबाइल के अंदर अलाउ, जैसे GB व्हाट्सअप मैंने पहले एग्जांपल दी, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह ही दूसरे थर्ड पार्टी ऐप्स जो आपके डाटा को हार्म पहुंचा सकते हैं, आपकी डिवाइस को हार्म पहुंचा सकते हैं, वो इसमें डाउनलोड हो सकें। मेरा टॉपिक इतना ही था। आखिर कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं कि iOS की सिक्योरिटी जो है वो एंड्रॉयड से कई गुना ज़्यादा है। आया कि वो एंड्रॉयड भी इसी कोशिश में है कि लेटेस्ट वर्जन के अंदर जितनी मर्ज़ी सिक्योरिटी की कोशिश जो है ना उनको से महफूज बनाया जाए, जो आपका डाटा है उसको महफूज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन iOS इस मामले में अब तक आगे आता गया है। थैंक यू।